रात के 2:17 बजे सैन्य राडार पर एक ऐसा संकेत उभारा जो कभी होना ही नहीं चाहिए था। एक अकेला ब्लिप, फिर दूसरा और फिर एक और। ये ठीक वैसा दिख रहा था जैसे किसी परमाणु हमले की शुरुआती सलामी। और 16 मिनटों तक दुनिया विनाश के किनारे पर डगमगाती रही। सरकारी नेताओं को नींद से झकझोर कर उठाया गया। भूमिगत बंकर बंद कर दिए गए। मिसाइल ऑपरेटरों ने अपनी उंगलियां लॉन्च कुंजियों पर रख दी। और ये सब एक गुप्त ऑपरेशन की वजह से, इतना गोपनीय कि आज भी उसका अधिकांश हिस्सा काले स्याही से ढका और फाइलों में बंद है। आज रात हम उस मिशन को डिकोड करेंगे जिसने लगभग तीसरा विश्व युद्ध छेड़ दिया। उन लोगों को जो इसे अंजाम देने भेजे गए थे, उस सच को जिसे वे कभी जानने वाले नहीं थे, और उस भयावह मोड़ को जिसने सब कुछ बदल दिया। ये वह कहानी है जिसे सरकारें चाहती थीं कि आप कभी न सुनें। राडार ब्लिप्स से पहले, लगभग परमाणु प्रतिशोध से पहले, एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन नाइट हार्वेस्ट। 3 देशों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया एक गोपनीय मिशन जिसे कोई भी देश आधिकारिक रूप से मानता नहीं था। इसका उद्देश्य सरल बताया गया था: 2 प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच होने वाले एक गुप्त हथियार आदान प्रदान को रोकना। लेकिन इसका असली उद्देश्य उससे कहीं ज्यादा अंधकारमय था। यह शीत युद्ध का सबसे खतरनाक समीकरण था। बहुत ज्यादा गोपनीयता प्लस बहुत ज्यादा अहंकार प्लस बहुत कम निगरानी। और इस सब के केंद्र में था एक 8 सदस्यीय दल, ऐसी हवाई सीमा में उड़ता हुआ जो आधिकारिक रूप से थी ही नहीं, ऐसे माल का पीछा करता हुआ जो अस्तित्व में ही नहीं था, ऐसे आदेशों पर जो कभी किसी तक नहीं पहुंचने थे। उनका विश्वास था कि वे एक अवैध परमाणु घटक को ट्रैक कर रहे हैं। वे मानते थे कि उसे रोकना युद्ध को रोक सकता है, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि उस रात आसमान में वे अकेले नहीं थे और कोई उड़ान योजना जलने योग्य कागज पर लिखी गई थी। न कोई डिजिटल लॉग, न गैर जरूरी रेडियो। उनका काला निशान रहित विमान संदिग्ध काफिले का पीछा कर रहा था, पर मिशन 2 घंटे में बिखरने लगा। पहले संचार गड़बड़ाया, फिर एन्क्रिप्टेड चैनलों पर अजीब हस्तक्षेप मिला। अचानक एक अज्ञात विमान प्रकट हुआ जिसकी पहचान किसी भी सैन्य डेटाबेस में नहीं थी। टीम ने उसे ट्रैक करना चाहा, पर वह उल्टा उन्हें ट्रैक करने लगा। 1 घंटे तक वह भूत सा कभी ऊपर कभी पीछे, कभी राडार पर, कभी गायब रहता। विमान के भीतर तनाव फटने को था। दिग्गज ऑपरेटिव्स भी पहली बार इसी अनदेखी सत्ता द्वारा शिकार बनाए जाने का डर महसूस कर रहे थे। उन्हें तब नहीं पता था यह न किसी राष्ट्र का दुश्मन था, न कोई पायलट, न कोई सैन्य मशीन। यह कुछ और था। कहीं अधिक 43 मिनट पर नाइट हार्वेस्ट अपने अवलोकन बिंदु पर पहुंचा। नीचे बर्फीले पहाड़ी दर्रे में चलता बिना चिन्ह वाला ट्रकों का काफिला दिखाई दे रहा था। थर्मल इमेजिंग ने भारी शील्डिंग दिखलाई, जिसका मतलब था 2 ही संभावनाएं, या तो कोई परमाणु घटक या कोई ऐसी चीज जिसे परमाणु सामग्री जैसी सुरक्षा चाहिए होती है। लेकिन वे विश्लेषण शुरू कर पाते उससे पहले ही वह भूत विमान बादलों से उतर आया। यह न स्टेल्थ था, न बॉम्बर, न ड्रोन। यह एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था, बड़ा, भारी, पुराना, जैसे किसी बीती सदी का अवशेष। लेकिन उस पर ऐसे आधुनिक संशोधन थे जिन्हें पहचान पाना असंभव था। वह सीधे काफिले के ऊपर मंडराने लगा, मानो प्रतीक्षा कर रहा हो। ऑपरेटिव्स के पास निर्णय लेने के लिए कुछ ही सेकंड थे, पीछे हटें या इंटरसेप्ट करें। उन्होंने गलत चुनाव किया। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, भूत विमान ने एक ऐसा स्क्रैम्बल्ड डिस्ट्रेस सिग्नल प्रसारित किया जो सुनने में बिल्कुल वैसा लगा जैसे परमाणु प्रक्षेपण की शुरुआत। राडार चकाचक जल उठे। अलार्म, सायरन, आपातकालीन प्रोटोकॉल सक्रिय हो गए। वॉर रूम अधिकारियों से भर गए और परमाणु चाबियां सील बंद केसेस से बाहर निकाली गईं। क्योंकि वह स्क्रैम्बल सिग्नल कोई गड़बड़ी नहीं था, वह एक प्री स्ट्राइक टैक्टिकल ट्रांसमिशन जैसा दिख रहा था। 1962 में इतना संकेत युद्ध शुरू करने के लिए काफी था। 1980 के दशक में यह लगभग हो ही चुका था। और आज भी सैन्य सिस्टम इस तरह की किसी भी ट्रांसमिशन को संभावित प्रथम हमले के रूप में देखते हैं। नाइट हार्वेस्ट ने समझाने की कोशिश की, लेकिन संचार पूरी तरह जाम था। उनकी आवाज कॉकपिट से बाहर नहीं निकल सकी। उनका राडार सिग्नेचर आक्रामक लग रहा था। उनका मार्ग खतरनाक दिख रहा था। और उन्हें पता भी नहीं था कि एक अन्य देश पहले ही इंटरसेप्टर जेट्स भेज चुका था। आदेश यह कि जैसे ही वे सीमा पार करें, उन्हें गिरा दिया जाए। जमे हुए अंधेरे आसमान में इंजनों की गर्जना और अलार्म की चीखों के बीच ऑपरेटिव्स को वह भयावह सच्चाई समझ आई। बस एक गलती और उनके अपने सहयोगी ही उन्हें दुश्मन समझ। और एक साइड हैच खुला जिससे एक विशाल शील्ड किया हुआ कंटेनर नीचे उतारा गया। वही कार्गो जिसे रोकने के लिए नाइट हार्वेस्ट भेजा गया था। लेकिन वे कुछ कर पाते उससे पहले ही काफिले के ट्रक 2 दिशाओं में बिखरकर भाग निकले। यह कोई ट्रांसफर नहीं था, बल्कि एक धोखा,
नाइट हार्वेस्ट को ठीक उसी हवाई क्षेत्र में फंसाने की योजना जहां प्रतिद्वंद्वी राष्ट्र देख रहे थे, सुन रहे थे और बस इंतजार कर रहे थे। ऑपरेटिव्स ने सुरक्षित क्षेत्र की ओर हटने की कोशिश की, लेकिन तब तक कई देशों ने उस सिग्नल को आक्रामक कदम मान लिया था। जेट्स पास आ रहे थे, कॉकपिट में मिसाइल लॉक चमक रहे थे, जमीन आधारित सिस्टम तैयार थे। उन्होंने आपातकालीन कोड भेजे, मगर जामिंग जारी रही। अब आखिरी विकल्प था मौत जैसा जोखिम। एक नॉज डाइव, पहाड़ी घाटी में उतरकर राडार के नीचे गिरना। काम करता तो बच जाते, नहीं करता तो उनकी टक्कर ही युद्ध की चिंगारी बन जाती। उन्होंने गोता लगाया, जेट्स पीछा करते रहे और भूत विमान बादलों में यूं गायब हो गया जैसे वह विमान सिर्फ 99 मीटर बचाकर स्थिर हुआ। नीचे उड़ते हुए उन्होंने घाटी में एक छिपा हुआ बेस देखा। पहाड़ी में तराशा गया, बिना किसी झंडे या पहचान के। प्रवेश द्वार पर वही काफिला था और भूत विमान अंदर लगभग उतारा जा चुका था। यह न कोई दुश्मन राष्ट्र था, न कोई विद्रोही गुट। यह कई देशों द्वारा मिलकर चलाया गया ब्लैक साइट ऑपरेशन था, जहां हर राष्ट्र दिखा रहा था कि उसका इससे कोई संबंध नहीं। कार्गो न परमाणु सामग्री था, न हथियार। यह एक लंबी दूरी का सिग्नल एम्पलीफायर था जो प्रतिद्वंद्वी देशों के राडार में झूठे परमाणु लॉन्च संकेत भेज सकता था। लेकिन इसे बनाया क्यों गया? उद्देश्य हमला या रक्षा नहीं था, बल्कि यह जांचना था कि दुनिया को कितना आगे धकेला जा सकता है। कौन पहले प्रतिक्रिया देगा, कौन डर कर झुकेगा, कौन नियंत्रित किया जा सकता है और कौन पूर्वानुमान योग्य है। नाइट हार्वेस्ट ने किसी दुश्मन की साजिश नहीं, बल्कि अपनी ही सरकारों का परमाणु मनोवैज्ञानिक प्रयास लौटने के बाद टीम ने पूरा रिपोर्ट दर्ज किया। हर विवरण, हर दृश्य, हर खोज। 12 घंटे के भीतर पूरा दस्तावेज गायब, हटा दिया गया, मिटा दिया गया और टॉप सीक्रेट से ऊपर के स्तर पर पुनः वर्गीकृत कर दिया गया।